स्टूडेंट्स, मेरा नाम मनोज कुमार और मैं आज के लिए लेकर आया हूँ 12th मैथ। और 12th मैथ में जो आपका एक चैप्टर नंबर 4 है एनसीईआरटी में, उसका नाम है सारणी, जिसे बोलते हैं इंग्लिश में डिटर्मिनेंट्स। ठीक है, तो मैं उसका आज एक चैप्टर आगे की वीडियो लेकर आया हूँ। इससे पहले मैंने आपको वीडियो डाल रखी थी जिसमें मैंने आपको डिटर्मिनेंट के बारे में अच्छी तरह से बता रखा है कि डिटर्मिनेंट क्या होता है। फिर मैंने आपको उसके टाइप्स ऑफ डिटर्मिनेंट बता रखे हैं, फिर उसके यूजेस बता रखे हैं। ठीक है, यूज़ क्या होता है उसके। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ माइनर यानी उपसारणिक के बारे में। आज हम पढ़ने वाले माइनर, उपसारणिक, कोफैक्टर, सहगुणनखंड और आपका एक टॉपिक और है हमारा कौन सा, एडजॉइंट है, और उसके बाद हमारा इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है, ये चारों ही टॉपिक जो हैं, इन चारों टॉपिक में से हमेशा एक क्वेश्चन बन के आता है, या तो एडजॉइंट ए के ऊपर है या इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स के ऊपर है। और बड़े ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं, ये एग्जाम में 100% आते हैं। तो ये आपके लिए बहुत ही बड़ा टॉपिक है। ठीक है, 12th क्लास के हिसाब से, बोर्ड एग्जाम के हिसाब से बहुत बड़ा क्वेश्चन है। तो पहले हम सीखते हैं उपसारणिक क्या होता है। जो हमारा फर्स्ट टॉपिक है वो क्या है, उपसारणिक यानी माइनर क्या होता है। ठीक है, अब देखिए डेफिनेशन क्या है इसकी। सारणिक में किसी अवयव ए आई जे, आई मतलब नंबर ऑफ रो, जे मतलब नंबर ऑफ कॉलम। ठीक है, यानी ये क्या है, हमारा रो की संख्या है और ये क्या हमारी कॉलम की संख्या, यानी रो की संख्या कितनी है और कॉलम की संख्या कितनी है। तो ये ए आई जे से होकर जाने वाली आईवी पंक्ति व जेवे स्तंभ को छोड़ने पर प्राप्त होने वाला द्वितीय कोटि का सारणिक ए आई जे का उपसारणिक कहलाता है, तथा इसे हम एम आई जे से व्यक्त करते हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा डेफिनेशन क्लियर नहीं हुई तो इसका एग्जाम्पल करते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये सारणिक हमारा ए है। ठीक है, A11, A12, A13। देखो यहाँ पर जो आई जे होती है वो बताती है आपकी नंबर ऑफ रो कौन सी है, और जे बताता है आपका नंबर ऑफ कॉलम कौन सा है। ठीक है, जैसे हाँ A11 है तो आई का मान 1 और जे का मान 1। तो आई यानी कि पहली क्या है, रो है, और कॉलम भी कौन सा है, पहला है, यानी पहली रो पहली कॉलम का अवयव। 1 2 पहली रो दूसरी कॉलम का अवयव। 1 3 पहली रो तीसरी कॉलम का अवयव। तो ये एम आई जे, जो आई जे है, ये बताता है हमें कि अवयव की उपस्थिति कहाँ पर है, सारणी के अंदर अवयव की उपस्थिति कहाँ पर है। ठीक है, इसके बाद देखिए अब हमारे पास डेफिनेशन क्या है, हमें निकालना, मान लीजिए M11 निकालना, यानी मुझे निकालना है A11 का उपसारणिक निकालना इस सारणी के अंदर। ठीक है, तो ध्यान दीजिए हमें, यानी अवयव A11 का उपसारणिक में फाइंड करना है। तो देखिए क्या होगा, हम जो हमारा जिसका हमें उपसारणिक फाइंड करना होता है, हम क्या करते हैं, हम उसको छोड़कर, उसके कॉलम और उसके स्तंभ को छोड़कर जो बाकी हमारे अवयव बचते हैं, हम उसको ही क्या बोलते हैं, उपसारणिक बोलते हैं। जैसे हमारे हमने A1 की बात की तो ये खत्म और ये खत्म, तो क्या बच रहा है, A22 बच रहा है, A23 बच रहा है, A32 बच रहा है और A33 बच रहा है। ठीक है, तो यानी M11 A11 का उपसारणिक क्या हो जाएगा, A22, A23, A32 और A33। ठीक है, इसके बाद में M12 यानी A12 का हमें क्या निकालना है, उपसारणिक निकालना है। तो अवयव A12 का उपसारणिक क्या आएगा, तो देखिए हम A12 के रो को और A12 की मतलब स्तंभ यानी कि इसके कॉलम को छोड़ देंगे। तो हमने ये खत्म कर दिया और ये खत्म कर दिया, तो दो एलिमेंट तो यहाँ बच रहे हैं, दो एलिमेंट हमारे पास में यहाँ बच रहे हैं। ठीक है, तो दो अवयव ये और दो अवयव ये, तो क्या बन जाएगा हमारे पास में उपसारणिक A21, A23, A31, A33। तो ये दैट इज द माइनर ऑफ A12। ठीक है, इसके बाद में M13 हमें निकालना है, किसका, A13 का उपसारणिक फाइंड करना है। तो क्या होगा, अब A13 हमारे यहाँ पर है, मैंने कहा था क्या करेंगे, इसका स्तंभ खत्म कर देंगे, इसका हमने रो खत्म कर दिया। ठीक है, तो ये खत्म और ये खत्म, तो ये चार एलिमेंट बच रहे हैं। ठीक है, तो इनसे जो हमारा सारणिक बनेगा वो क्या होगा, हमारा उपसारणिक का होगा। ठीक है, जैसे यहाँ पर A21, A22, A31, A32। क्लियर है। ठीक है, इसे एग्जाम्पल करते हैं। जैसे मेरे पास में कोई डिटर्मिनेंट है 203, मेरे पास में क्या है, कोई डिटर्मिनेंट है और कौन सा है वह 203। यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है 203 और 1 - 3 4 7 6 5 में हमें A12, A21, A31 के उपसारणिक का मान ज्ञात करना है। यानी हमें A12 का माइनर, A21 का माइनर और A31 के माइनर हमें फाइंड करने हैं। ठीक है, तो इसके लिए हम पहले क्या करेंगे, M12 निकालेंगे। और M12 का मतलब क्या होता है, मैंने आपको पहले बताया था कि यहाँ पर जो हमारा M12 का जो मतलब वो सिंपल से क्या है, M12 का मतलब हमारा कि अवयव A12 का उपसारणिक। सिंपल सी बात है, इसका मतलब हमें क्या निकालना है, 2 का उपसारणिक निकालना है। तो 2 के रो को खत्म करो, 2 के कॉलम खत्म करो, तो क्या बचेगा, -3 4 6 5। तो हमारे पास में क्या बचा, A12। ठीक है, ये थोड़ा सा गलत है। जब हम इसका उपसारणिक निकालेंगे तो ये खत्म और ये खत्म, तो कितना आएगा, -3 आएगा। कितना आएगा यहाँ पे, -3 आएगा।
और ये आएगा 6 और ये 4 और ये 5, ठीक है। तो माइनस के 15 और 24, तो इसका आंसर कितना आने वाला, माइनस के 9 आने वाला है, ठीक है। कितना आने वाला, माइनस के 9। सोच रहा था ये मिस्टेक बाय मिस्टेक, ठीक है। तो F12 अवयव A12 का ऑप्शन, यानी हम 2 के स्तंभ को छोड़ना है, 2 के हमने स्तंभ को छोड़ दिया, 2 के कॉलम को छोड़ दिया, तो क्या बचा, -3 6 4 5। अब इसका आंसर हमारे पास में क्या आने वाला है, इसका आंसर आने वाला -9, यानी M12 का उपसारणिक का मान कितना है, -9 है, ठीक है। ऐसी M21, अब M21 कौन सा होगा, M21 हमारा 1 है, M21 कौन सा है 1, तो इसका हम क्या करेंगे, इसका रो खत्म, इसकी कॉलम खत्म, तो 0 3 6 5 बचा। सोल्यूशन कितना है, इसका आंसर निकल के हमारा आया 0 -8 निकल। ऐसे क्लोज करते हैं हम इसका विस्तार करेंगे इसका, तो ऐसे मल्टीप्लाई माइनस ऐसे मल्टीप्लाई, तो कितना आएगा, -80। M31 निकालेंगे। जब हम M31 की बात करेंगे तो M31 हमारे पास में कौन सा अवयव है, 7 है, तो इसका रो खत्म, इसकी कॉलम खत्म, तो 0 3 -3 4, 0 3 -3 4। तो जब इसका सोल्यूशन निकालेंगे तो कितना आएगा, इसका सोल्यूशन भी हमारे पास में कितना आएगा, ये तो 0 हो जाएगा, और फिर -3 और 3, तो कितना आ जाएगा 9 आएगा, कितना आएगा 9, ठीक है। तो ये भी थोड़ा सा मिसप्रिंट है, 0 × 4 और -3 × -3, तो कितना है इसका आंसर, इसका आंसर आएगा +9, ठीक है, क्लियर है। इसके बाद देखिए आगे हम बात करते हैं किसके बारे में, आगे जो हमारा ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कोफैक्ट। कौन सा टॉपिक है हमारा, कोफैक्ट, ठीक है। यानी अवयव क्या, अवयव AIJ के उपसारणिक MIJ को -1 I + J से गुणा करने पर प्राप्त मान AIJ का सह गुणनखंड कहलाता है। कोफैक्टर क्या होता है, यानी जो हमने सारणिक निकाला है, क्या निकाला है हमने, उपसारणिक निकाला है, M निकाला उपसारणिक। अब अगर हम उसमें -1 की पावर I + J से मल्टीप्लाई कर दें, तो वो क्या होगा, वो हमारा AIJ का सह गुणनखंड कहलाता है। इसे हम किसे दिखाते हैं, AIJ से या CIJ से हम इसे दिखाते हैं, ठीक है। जैसे आपको दिख रहा है यहाँ पर डेफिनेशन में, इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है AIJ का सह गुणनखंड क्या होगा, कैपिटल AIJ इज इक्वल टू -1 की पावर I + J और MIJ यानी कि क्या उपसारणिक, और उपसारणिक में हम किससे मल्टीप्लाई करने वाले हैं, हम मल्टीप्लाई करने वाले -1 की पावर I + J। I मतलब नंबर ऑफ रो और J मतलब नंबर ऑफ कॉलम, ठीक है। इसके बाद देखिए इस बार एग्जाम्पल करते हैं इसका भी। माना मेरे पास में डिटर्मिनेंट है 2 1 2 0 5 1 -3 4 7 6 5, तो हमें A11 व A32 के सह गुणनखंड या सह खंडज हमें क्या करने, ज्ञात करने। तो इसमें हमें अवयव 2 व अवयव 6 के निकालने हैं, अवयव 2 व अवयव 6 के सबके निकाल सकते हैं, लेकिन हमें इसमें 2 के पूछे तो हम 2 के चेक करते हैं, ठीक है। तो जैसे हल, अवयव 2 के सह गुणनखंड हमारे पास में क्या होंगे, सिंपल सी बात है, अवयव 2 क्या है, A11 है, यानी I की वैल्यू 1, J की वैल्यू भी 1, ठीक है। तो अब हम फॉर्मूला लाएंगे ये वाला, -1 की पावर I + J, -1 की पावर I + J और MIJ यानी M11 हो जाएगा। तो देखो ध्यान से, -1 की पावर I का मान भी 1, J का मान भी 1, ठीक है। अब उपसारणिक IJ यानी M11 निकालेंगे। जब हम I का मान भी 1 है और J का मान भी 1 है, तो यानी हम केवल इसी अवयव की बात कर रहे हैं। जब हम इस अवयव की बात करेंगे तो इसका रो खत्म, इसकी कॉलम खत्म, तो सारणिक क्या बनेगा, उपसारणिक क्या बनेगा, -3 4 6 5, -3 4 6 5, ठीक है। जब इसकी वैल्यू फाइंड करेंगे, जब हम इसकी करेंगे वैल्यू फाइंड करेंगे, तो वैल्यू फाइंड करेंगे क्या करेंगे, हम इस सारणिक का विस्तार कर देंगे। तो जब विस्तार करेंगे तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो ये तो हो जाएगा, -1 की पावर 2 आएगा। और सिंपल सी बात है, छोटी सी बात होती है कि अगर किसी माइनस में कोई नंबर है, उसकी पावर कैसी है, इवन यानी सम है, तो उसका आंसर हमेशा प्लस में आता है। अगर किसी नंबर माइनस में, उसकी पावर कैसी है, ओड यानी विषम है, तो उसका आंसर किस में आता है, माइनस में आता है, ठीक है। तो ये तो बिल्कुल छोटी सी क्लास की बात है, पता नहीं जरूरत भी नहीं है, ठीक है। तो अब -15 और 6 24 -24, तो आंसर कितना आएगा इसका, -39 इसका आंसर आएगा, ठीक है, क्लियर। अच्छा, इसके बाद में हम बात करने वाले हैं अवयव 6 के सहखंडज, अवयव 6 के सहखंडज, इसके बारे में बात करेंगे। ध्यान दीजिए, अवयव 6 कहाँ पर है, अवयव 6 आपका यहाँ पर है, और यहाँ पर I की वैल्यू कितनी है, 3 है, और J की वैल्यू कितनी है, 2, यानी 3 रो में कॉलम 2 में ये अवयव है हमारा, ठीक है। तो इसकी हमें उपस्थिति पता चलेगी। अब इसका मतलब I की वैल्यू 3 है, J की वैल्यू 2 है, तो हमारे पास में सहखंड का फॉर्मूला क्या होता है, -1 की पावर I + J यानी MIJ, ठीक है। तो फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे, -1 की पावर 3 + 2, और सारणिक क्या है हमारे पास में 2 5 1 4, ये तो बचेगा। अगर हम इसको ये खत्म कर देंगे, ये हमने खत्म कर दिया इसका कॉलम, और हमने इसका रो खत्म कर दिया, तो 2 1 5 4,
2154 सोल्यूशन करेंगे। अब चूंकि यहाँ पर -1 की पावर ओड है तो आंसर माइनस में आने वाला है, और सोल्व करेंगे 2 चौक 8 माइनस 5 कितना माइनस के 3 आ जाए। ठीक है, क्लियर है। तो ये हमारा बड़ा टॉपिक है, ये हमें आगे काम आएगा। एडजॉइंट और इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स को निकालने में बहुत ज़्यादा हमारे लिए ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बात समझ में आ रही है। इसके बाद देखिए व्युत्क्रमणीय तथा अव्युत्क्रमणीय अवयव, ये भी एक छोटे छोटे टॉपिक हैं जो बड़े आगे हमें काम आएंगे, और हमें अगर ये हमें याद है तो हमारे पास में जो आगे वाले टॉपिक है वो बड़े आसान हो जाएंगे। ठीक है, देखो फर्स्ट पढ़ते हैं हम किसके बारे में, व्युत्क्रमणीय के। वर्ग अवयव ए व्युत्क्रमणीय अवयव कहलाता है यदि इसके सारणी का विस्तार 0 के बराबर ना हो। एक बार फिर रिपीट कर रहा हूं मैं, वर्ग अवयव ए व्युत्क्रमणीय कहलाता है यदि उसके सारणी का विस्तार 0 के बराबर ना हो। ठीक है, दैट इज कॉल्ड सिंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है, और सिंगुलर मैट्रिक्स कब होगा, जब हम किसी मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट फाइंड करेंगे, और डिटरमिनेंट फाइंड करने पर उसकी वैल्यू जो होती है वो 0 से इक्वल नहीं है, यानी 0 के इक्वल नहीं है, चाहे वैल्यू माइनस में हो चाहे वैल्यू प्लस में, इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो इसका मतलब क्या है कि हम उस अवयव यानी उस मैट्रिक्स को क्या कहेंगे, सिंगुलर मैट्रिक्स कहेंगे या फिर व्युत्क्रमणीय अवयव। ठीक है, अच्छा जस्ट अपोजिट, अगर हम किसी अवयव के सारणिक का मान निकालते हैं, उस सारणिक का मान जो 0 के बराबर आ जाता है, तो हम उसे क्या बोलते हैं, अव्युत्क्रमणीय अवयव कहलाते हैं, या फिर नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है, अच्छा इसके बारे में हम थोड़ा सा और स्टडी कर लेते हैं। थोड़ा सा देखें यहाँ पर, जैसे यहाँ हमारे पास में एग्जाम्पल है। ठीक है, यहाँ हमारे पास में क्या है, थोड़ा सा एक एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल बहुत ध्यान से देखेंगे। ठीक है, तो मैंने अभी इससे पहले आपको क्या बताया था, व्युत्क्रमणीय और अव्युत्क्रमणीय के बारे में बताया था, आपकी डेफिनेशन यहाँ पर दी हुई है। ठीक है, एक बार आप इसे देख सकते हो, याद देख सकते हो उसे। ठीक है, सिंपल सी बात है। सिंगुलर कब होगा, जब किसी मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट 0 के इक्वल नहीं होगा तो क्या होगा, सिंगुलर होगा। और अगर डिटरमिनेंट क्या है, 0 के इक्वल नहीं है तो वो क्या हमारा नॉन सिंगुलर। ठीक है, तो ये इसमें कोई इतनी ज़्यादा बड़ी बात नहीं याद करने के लिए। अब एग्जाम्पल देखिए, फर्स्ट है मेरे पास में 2 मैट्रिक्स हैं ए 2 1 6 3। अब हम इसके निकालते हैं, डिटरमिनेंट फाइंड करते हैं यानी सारणिक फाइंड करते हैं, तो कितना आएगा 2 1 6 3 2 1 6 3। अब जब हम इसका एक्सपेंड करेंगे, विस्तार करेंगे, तो विस्तार कितना आएगा, 2 × 3 - 6 × 1 0 आ रहा है, तो ये 0 आ गया। क्या आ गया, ये 0 आ गया। अगर ये 0 आ गया तो सिंपल सी बात है, कैसा है, नॉन सिंगुलर है, यानी कि ये हमारा एक अव्युत्क्रमणीय अवयव है। सेकेंड हमारे पास में एक और है 5 3 8 2। जब हम इसका क्या निकालेंगे, डिटरमिनेंट निकालेंगे, सारणिक निकालेंगे, तो सारणिक क्या है हमारे पास में 5 8 3 2। और जब हम इसका एक्सपेंड करेंगे, हम क्या करेंगे, इसका एक्सपेंड करेंगे, और एक्सपेंड करने पर हमारे पास में क्या आएगा, 5 × 2 8 × 3, तो 10 × 24 यानी -14 आ जाएगा। यानी ये वैल्यू 0 के इक्वल नहीं है, दैट मीन्स एक व्युत्क्रमणीय अवयव है, यानी एज अ सिंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है, इसके बाद में हमारा अवयव का सेकंडस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत बड़ा क्वेश्चन है ये, और ये अगर आपको आता है तो आपको इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स बड़ा ही आसान हो जाएगा, बहुत आसान हो जाएगा इनवर्स मैट्रिक्स, जो कि एग्जाम में आपको हर एग्जाम में मिलेगा। बोर्ड के एग्जाम में आपको हर जगह ये बिल्कुल मिलेगा। मैं आपसे फिर बता रहा हूँ कि ये बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत आता है। मैं फिर करूँ कितना आता है, बहुत ज़्यादा आता है और बढ़िया टॉपिक है ये। ठीक है, फिर इसके बाद थोड़ा सा स्टडी कर लेते हैं हम ध्यान से। तो देखो ध्यान, हम बात करें किसके बारे में, अवयव के सहखंडज के बारे में, यानी कि एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स। किसके बारे में, एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है, माना ए इज इक्वल टू ए आई जे कोई एक मैट्रिक्स है, किसका एन और एन कोटि का वर्ग अवयव है। क्या है, कोई स्क्वायर मैट्रिक्स वर्ग अवयव, एवं ए आई जे ए का सह गुणनखंड अवयव है। ये क्या है, इसका सह गुणनखंड अवयव कौन सा, ए आई जे। जहाँ ए आई जे अवयव ए के अवयव ए आई जे का सह गुणनखंड है, अवयव ए आई जे का परिव्रत अवयव ए आई जे की टी मतलब ट्रांसवर्स ए का सहखंडज अवयव कहलाता है, ए का सहखंडज अवयव कहलाता है, तथा इसे एडजॉइंट ए से प्रदर्शित करते हैं, एडजॉइंट ए से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, अब सिंपल सी बात है, अब देखो थोड़ा सा हमें डेफिनेशन क्लियर नहीं है, समझ में नहीं है आपको थोड़ा सा। ठीक है, लेकिन अगर हम इसको समझ लें, इसके मतलब इसके प्रैक्टिकल समझ लें, तो हमें ये डेफिनेशन बहुत क्लियर हो जाएगी। फॉर एग्जांपल मेरे पास में एक मैट्रिक्स है, ठीक है, और इसके अवयव कौन कौन से हैं, A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 और A33। ये मेरे पास मैट्रिक्स है। मैं अगर इन सभी
हाँ, सारणी के अंदर सभी अवयव के क्या निकालूं, सह गुणनखंड। क्या निकालूं, सह गुणनखंड। तो इसका कैपिटल A11 आएगा, इसका कैपिटल A12 आएगा, इसका कैपिटल A13 आएगा, इसका कैपिटल A21 आएगा, इसका कैपिटल A22 आएगा, इसका कैपिटल A23 आएगा, इसका कैपिटल A31 आएगा, इसका कैपिटल A32 आएगा, इसका कैपिटल A33 आएगा, जो हमारे आ गया सह गुणनखंड। निकालेंगे कौन से फॉर्मूले से, मैंने आपको बताया था हम पहले A11 A12 A13 हम इस फॉर्मूले से निकाल लेंगे दिए गए सारणिक से। ठीक है, क्लियर है। बताएंगे एग्जाम्पल में कैसे करेंगे, आगे देखिए ध्यान से, बहुत ध्यान से देखना है। अब देखो, अब हमने निकाल लिया ये एडजॉइंट ए। एडजॉइंट ए क्या आएगा, एडजॉइंट आएगा हमारा A11 A22 A33 A12 A22 A32 और ये मैट्रिक्स है। ठीक है, और ये हमारा क्या है A21 A22 A23 A31 A32 A33 का परिवर्त, यानी कि ऊपर टी लगा होता है। और टी का परिवर्त करने का मतलब क्या है कि हम जो है सभी कॉलम को रो बना देंगे, सभी कॉलम को रो बना देंगे और सभी रो को कॉलम बना देंगे। यानी A11 A12 A13, यानी इस रो को क्या बना दिया मैंने, कॉलम बना दिया। ठीक है, यानी टी परिवर्त का मतलब सिंपल सी बात है, क्या मैंने फिर रिपीट कर रहा हूँ कि हम सभी कॉलम को क्या बना देंगे, रो बना देंगे और सभी रो को कॉलम बना देंगे। तो ये कॉलम किस में चेंज जाएगी, सॉरी ये रो किस में चेंज जाएगी, कॉलम में, ये रो कॉलम में, ये रो कॉलम में। तो A11 A12 A13 A21 A22 A23 ये आ गया। तो हम इस ये जो हमारा मैट्रिक्स आया है, ये जो हमारा मैट्रिक्स आया, इसे हम क्या बोलते हैं, हम इसे बोलते हैं एडजॉइंट ए। क्या बोलते हैं हम इसे, एडजॉइंट ए। बड़ा बढ़िया टॉपिक है और अच्छा टॉपिक है। ठीक है, तो समझ में आ गया हमारा एडजॉइंट ए किसे बोलते हैं। अब देखो ध्यान से, अब हम इसका थोड़ा सा एग्जाम्पल कर लेते हैं। ठीक है, तो देखो ध्यान से, फॉर एग्जाम्पल मेरे पास में एक अवयव है जिसमें 3 4 6 2 का सहखंडज ज्ञात कीजिए। पहले हमें क्या करना है, सहखंडज ज्ञात करना, यानी हमें एडजॉइंट ए की वैल्यू फाइंड करनी है, एडजॉइंट ए की वैल्यू फाइंड करनी है। तो मेरे पास में एक मैट्रिक्स है A = 3 4 6। अब ये मेरे पास में, अगर मुझे इसका निकालना है A11, तो क्या निकालेंगे, -1 की पावर 1, क्योंकि ये A11 है। क्या है ये A11। अब A11 है यानी कि फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम है, तो ये एलिमेंट इसकी स्थिति होगी। तो फॉर्मूला क्या होता है सेकंड का, AIJ बराबर होता है -1 की पावर I + J और MIJ। ठीक है, तो देखो ध्यान से देखो यहाँ पर, अब ये -1 की पावर I + 1, अब MIJ निकालते हैं हम, किसका निकालते, 3 का निकालने हैं। तो 3 की रो खत्म, 3 का कॉलम खत्म, कितना आएगा, 2 आएगा। माइनस में नंबर है, पावर कितनी बैठेगी, 2 बैठेगी, तो -1 की पावर 2 यानी सम है, तो आंसर प्लस में आएगा, तो 2 का 2 ही हमारा आंसर रह जाएगा। इसके बाद में A12 यानी कि फर्स्ट रो का सेकंड कॉलम, -6 हो गया। जब ये हमारा -6 हो गया, अब ये सिंपल सी बात है, हम पहले इसका फॉर्मूला लगाएंगे। तो -1 की पावर I का मान फर्स्ट है और रो का मान रो का मान कितना है, फर्स्ट है, और कॉलम का मान कितना है, 2 है, यानी कि आई का मान 1 और जे का मान 2, तो 1 + 2। और अब इसके निकालते हैं, क्या निकालते हैं, इसका सह गुणनखंड निकालते हैं। तो क्या आएगा, इसका आएगा ये खत्म और ये खत्म, ये खत्म और ये खत्म, तो क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। कितना आएगा, 4। ठीक है, तो ये खत्म 4 आ गया। चूंकि यहाँ पर पावर कितनी 3 है, ओड है, तो कितना आएगा, -1 आ जाएगा। ठीक है, सबको सोल्व कर लेंगे ऐसे, A21 ये खत्म, तो -1 की पावर 2 + 1 -6, तो -+6। फिर ये निकालेंगे, ये खत्म 3 और -1 2 की पावर 2, यानी कि -1 की पावर क्या चाहिए, 4 है और A1 नंबर है, दैट मीन्स 3 इसका आंसर। तब जब हम एडजॉइंट ए निकालेंगे तो वो क्या आएगा हमारा, A11 A12 A21 A22 का T, यानी ट्रांसवर्स। ठीक है, तो ट्रांसफॉर्म करेंगे इसे। अब चेंज कर दो, इसकी रो को कॉलम बना दो, तो ये से हमारे बन गए 2 -4 6 3। जब हम इसकी क्या बनाएंगे, इसकी रो को कॉलम बना दो, तो 2 -4 और 6 और 3, तो ये क्या है हमारा एडजॉइंट ए, इसका आंसर है। सेम यूज करेंगे किसके लिए, जब आपका मैट्रिक्स 3/3 का हो, किसका हो, 3/3 का मैट्रिक्स हो, तभी हम यही फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे और बड़ा आसान चीज़ें हैं। ठीक है, इसके बाद देखिए, माना AN कोटि का हम निकालते हैं अवयव का व्युत्क्रम। ये बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत एग्जाम में आता है, इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कोई क्वेश्चन इस टॉपिक नहीं है इस सारणी के अंदर। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एग्जाम में आता है, बड़ा क्वेश्चन आता है हमेशा। कैसा आता है, हमेशा बड़ा क्वेश्चन आता है। इसके बाद थोड़ा सा स्टडी कर लेते ध्यान से। ठीक है, तो देखिए ध्यान से, माना AN कोटि का अशून्य वर्ग अवयव, अशून्य मतलब जिसका डिटर्मिनेंट कभी 0 ना हो, तथा यदि N कोटि का एक वर्ग अवयव B इस प्रकार है कि AB = BA = IN,
तब अवयव बी को अवयव ए का प्रतिलोम या व्युत्क्रम कहते हैं तथा इसे ए इनवर्स बराबर बी लिखा जाता है, यानी ए बी बराबर बी इज इक्वल टू आई, यानी ए इनवर्स। ठीक है, यानी ए इनवर्स इज इक्वल टू बी। इसकी प्रॉपर्टी होती है अगर हम ए में ए इनवर्स से मल्टीप्लाई करें या ए इनवर्स की ए से मल्टीप्लाई करें तो कितना आता है हमारा आई एन आता है। आई एन क्या होता है? आइडेंटिटी मैट्रिक, अगर आपको याद हो, जिसमें डायगोनल क्या होता? 1 1 1 0 0 1 0 0 1 या 1 0 0 0 1 0 0 0 1। ठीक है, जितने भी कोटि का होगा एन की वैल्यू हम पुट कर देंगे, सबको वैसे मैट्रिक नहीं रखता है। ठीक है, अच्छा, यदि डिटर्मिनेंट ए 0 तो ए का प्रतिलोम ज्ञात कीजिए। सॉरी, अगर डिटर्मिनेंट ए इज इक्वल टू 0 आ गया तो ए का प्रतिलोम ज्ञात नहीं कर सकते, ज्ञात नहीं कर सकते। ठीक है, ध्यान दीजिए, अगर डिटर्मिनेंट ए इज इक्वल टू 0 आ गया है, यानी उसका विस्तार कितना है? 0 आ गया है, तो हम उसका प्रतिलोम ज्ञात नहीं कर सकते। बात समझ आ रही है? ठीक है, अच्छा, 0 ना हो, कुछ भी हो, तो हम उसका सही मान ज्ञात कर सकते हैं। जैसे कि हमारे पास में एग्जाम्पल दिया हुआ है, आपको दिख रहा है, एग्जाम्पल है अवयव ए इज इक्वल टू 0 1 2 1 2 3 3 1 1 का व्युत्क्रम ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है? व्युत्क्रम ज्ञात करना है। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी हमारे पास में क्या है कि सबसे पहले हमें करना पड़ेगा कि हमें इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करना पड़ेगा। ठीक है, तो करते हैं डिटर्मिनेंट फाइंड। आपको दिख रहा होगा यहाँ पर, जब सोल्यूशन करेंगे इसका, तो देखो मेरे पास में यहाँ पर भी इसका क्वेश्चन है, क्वेश्चन ये है यहाँ पर। ठीक है, तो आपको ये क्वेश्चन दिखाई दे रहा है, यहाँ पर क्या है? ये क्वेश्चन है, और यहाँ से सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हो गया, अवयव ए इज इक्वल टू 0 1 2, अवयव ए इज इक्वल टू 0 1 2 1 2 3 3 1 1 का व्युत्क्रम ज्ञात कीजिए। तो ये हमारा डिटर्मिनेंट ए। विस्तार करना है इसका, तो मैंने बताया था विस्तार कैसे करते हैं। 0 को रखो ऐसी और उसका रो खत्म, कॉलम खत्म, बाकी बचा 2 3 1 1। तो इसकी मल्टीप्लाई इसमें करो, इसकी मल्टीप्लाई इसमें, लेकिन जब इसकी मल्टीप्लाई इसमें करेंगे बाद में माइनस लगाएंगे, तब इसकी मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, तो जाएगा 0 2 -3। फिर दूसरा लिखेंगे माइनस में, तो -1 और ब्रैकेट में ये खत्म और ये खत्म, तो 1 1 जा 1 3 जा 9। ठीक है, तो सोल्व कर लेंगे। सोल्व करने पे इसका आंसर कितना है? -2 है। कितना है? -2 है। जब इसका आंसर -2 है तो इसका मतलब क्या है? 0 के बराबर नहीं है। और जब ये 0 के बराबर नहीं है तो सिंपल सी बात है, हम इसका व्युत्क्रम ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, तो अब हमें इसका ए इनवर्स फाइंड करना है। तो ए इनवर्स फाइंड करने के लिए पहले हमें कैपिटल ए बनवाने, यानी कि हमें सहखंड ज्ञात करने पड़ेंगे। इसके सहखंड हमें ज्ञात करने पड़ेंगे, यानी कोफैक्टर हमें इसके फाइंड करने पड़ेंगे। तो फॉर्मूला आएंगे वही जो फॉर्मूला हम यूज करते हुए आए। ठीक है, हम इसी फॉर्मूला का इस्तेमाल करेंगे किसी लिए? कोफैक्टर ज्ञात करेंगे। ठीक है, यानी हमें A11 निकालना है। तो फॉर्मूला क्या होता है? फॉर्मूला हमारा सिंपल सा फॉर्मूला होता है कि अगर हमें AIJ की वैल्यू फाइंड करनी है तो वो रहती है हमारे -1 की पावर I प्लस J और ब्रैकेट में MIJ। ठीक है, ये होता है। और I और J बड़ी सिंपल सी बात है। I इज अ नंबर ऑफ रो और J इज अ नंबर ऑफ कॉलम। ठीक है, गुड। आगे देखिए, अब इसका सोल्यूशन करते हैं। हमने A11 निकाला। ठीक है, जब हम इसका A11 निकालेंगे तो A11 का मतलब आपको बिल्कुल सिंपल सा दिख रहा होगा, यानी हमें इसका निकालना है। तो ये खत्म और ये खत्म, तो मैट्रिक्स क्या आएगा? 2 3 1 1 2 3 1 1 और -1 की पावर ये 1 1 I की वैल्यू 1 J की वैल्यू 1, तो 1 + 1, तो -1 की पावर 2 आएगा, नहीं आंसर प्लस में आएगा। तो ये हम प्लस में आने वाला है। अब सोच करेंगे 2 1 सा 2 और 1 3 सा 3, तो 2 - 3 = -1। तो यहाँ पर A11 की वैल्यू कितने आएगी? -1। सेम करेंगे A12 कितने आएगी? -8। सेम करेंगे A13 तो कितना आएगा? -5। सेम करेंगे A21 देखो A21 निकालना, कि निकालना A21 ये वाला पार्ट है। तो ये खत्म और ये खत्म, तब हमारे पास में मैट्रिक्स क्या बनेगा? 1 2 1 1। सॉरी क्या बनेगा? सॉरी 1 2 1 1 और -1 की पावर I की वैल्यू 2, I की वैल्यू कितनी है? 2 है, और J की वैल्यू कितनी है? 1, यानी ओड आ रहा है, तो सोल्यूशन करने में कितना आएगा? 1 आएगा। तो हम इसलिए लगातार सोल्यूशन करते हैं, जो आपको दिखा, मैंने आपको बताया था कैसे करते हैं सोल्यूशन। ठीक है, मैं आपको कुछ एग्जाम्पल भेजूंगा, तो आप उससे देख के भी कर सकते हैं। तो सिंपल से हमें बिल्कुल दिखाई दे रहा है। इसका 1 आया, A22 कितना आया? -6 आया, +6 सॉरी, A23 कितना आया? 3 आया, A31 कितना है? -1 आया, A32 कितना है? 2 आया, A33 कितना है? -1 आया। ठीक है, तो ये सोल्यूशन करा। फिर हम क्या निकालेंगे? इसका एडजॉइंट ए। लास्ट में निकालते हैं इसका एडजॉइंट ए निकालेंगे। एडजॉइंट ए निकाला। अब एडजॉइंट ए मतलब एडजॉइंट ए का ट्रांसफॉर्म निकालेंगे पहले। तो क्या है? A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33, ये क्या है इसका? टी। अभी हम इसको ट्रांसफॉर्म या ट्रांसवर्स में क्या है?
इसकी वैल्यू पुट कर देंगे -1 8 -5 1 -6 3 -1 2 -1, ठीक है। अब इसको ट्रांसफर कर देते हैं, यानी नंबर ऑफ रो को कॉलम, सॉरी रो को चेंज कर लेंगे कॉलम में, कॉलम चेंज कर लेंगे रो में। तो ये बन जाएगा रो, ये बन जाएगा रो, ये रो बन जाएगी कॉलम, ये रो बन जाएगी कॉलम, ये रो बन जाएगी कॉलम। तो -1 1 -1 8 -6 2 -5 3 और -1, ठीक है। इसके बाद में अब इसको आगे सोल्यूशन देखते हैं ध्यान से। तो हमारे पास में सिंपल सी बात है, ए इनवर्स निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होता है, एडजॉइंट ए इज अपॉन डिटर्मिनेंट ए इनवर्स, यानी कि ए व्यतिक्रम, ए का व्यतिक्रम क्या होता है, इज इक्वल टू एडजॉइंट ए अपॉन सारणिक ए यानी डिटर्मिनेंट ए। अब 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू कितनी है, 1 अपॉन -2 इसकी वैल्यू है, डिटर्मिनेंट की वैल्यू कितनी आई थी, -2 आई थी। देखो निकाले थे यहाँ पे, अगर आपको यहाँ पे निकाला था कितना आया था, -2 आया था। अब हम जब इस पे चलेंगे तो यहाँ पे कितने देखेंगे, -2 रखेंगे। और एडजॉइंट ए की वैल्यू कितनी थी, -1 1 -1 8 -6 2 -5 3 1। अब हम -2 से करेंगे, इस मैट्रिक्स के सभी एलिमेंट को डिवाइड कर देंगे, डिवाइड करके जो भी आपका आंसर आएगा वो क्या होगा, हमारा ए इनवर्स की वैल्यू, ठीक है। इसकी वैल्यू होगी ए इनवर्स की वैल्यू, ठीक है। बस हमारी, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है ए इनवर्स से, यानी डिटर्मिनेंट के अंदर इंटर क्लास में सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक आपका ये होता है। बड़ा क्वेश्चन आता है लेकिन आसान बहुत होता है, ठीक है। इसी कुछ प्रॉपर्टी होती है, अगर हम ए इनवर्स का इनवर्स निकालेंगे तो वापस मैट्रिक्स मिल जाएगा, ठीक है। अच्छा, अगर हम ए इनवर्स का डिटर्मिनेंट निकालेंगे तो हम क्या करेंगे, पहले हम मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकाल लेंगे, तब उसका इन्वर्स करेंगे, तभी हमारी वैल्यू वही की वही आएगी। अगर मेरे पास में दो मैट्रिक्स हैं और भी मैं उनकी मल्टीप्लाई करके उसका इन्वर्स निकालता हूँ तो वो किसके इक्वल होगा, वो इक्वल होगा ए इन्वर्स उसके ट्रांसफॉर्म। ए इंटू ए इन्वर्स क्या होगा, आई की इक्वल होता है, यानी कि क्या आता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स आता है। अगर मैं किसी मैट्रिक्स का व्यतिक्रम और उसी मैट्रिक्स के आपस में मल्टीप्लाई करूँ तो उसका आंसर में से कितना आएगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स आएगा, यानी जो मैंने आपको पा रखा है मैट्रिक्स के अंदर, ठीक है। थर्ड में देखिए, ए यानी किसी मैट्रिक्स का परिवर्त यानी ट्रांसफर का डिटर्मिनेंट निकालेंगे, तो अगर हम उस मैट्रिक्स का पहले क्या निकाल लें, इन्वर्स निकाल लें, तब उसका ट्रांसफर करें, ट्रांसफॉर्म करें या ट्रांसफर कर जो भी करना है, ठीक है। तब क्या होगी, उसकी वैल्यू तब भी क्या आती है, आपस में इक्वल आती है, क्लियर है। अगर किसी मैट्रिक्स हमने के से मल्टीप्लाई करेंगे फिर उसका इन्वर्स करते हैं तो हम उसको सीधे से ले सकते हैं 1/k, और हम क्या करेंगे 1/k मतलब बाहर निकलेंगे और ए इन्वर्स यानी कि हम उस मैट्रिक्स का इन्वर्स फाइंड कर सकते हैं जहाँ पर ए कभी 0 नहीं है, ठीक है। तो ये कुछ प्रॉपर्टी जिसको हमें इस्तेमाल करना है, उसके बहुत सारे क्वेश्चन भी करने हैं, एग्जाम्पल भी करने हैं, ठीक है। तो सभी बच्चे 12th क्लास के मुझे कमेंट भी लिख के देंगे कि और क्वेश्चन करेंगे इसके, जो उनसा क्वेश्चन नहीं होता मैंने फिर पहले भी कहा था कि बिल्कुल आप व्हाट्सएप नंबर आपके पास में मेरा हैगा 8430335235, ठीक है। ये आपका मेरा व्हाट्सएप नंबर है और इस नंबर को आप व्हाट्सएप नंबर से मुझे कोई भी क्वेश्चन पूछना हो मैट्रिक डिटर्मिनेंट का मैट्रिक्स का तो आप पूछ सकते हैं, बिल्कुल बेवकूफ़ होगा, ठीक है। तो बच्चों, प्यारे मेरे बच्चों, वीडियो को लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे और वीडियो को पूरा कंप्लीट देखना चाहिए। आप वीडियो को शॉर्ट छोड़ देता हूँ, जब आप वीडियो कंप्लीट देखोगे तभी तो आप एक्सरसाइज को पूरा करोगे, ठीक है। बस वाली तो ये यहाँ पर बस हमारा पास में एक टॉपिक है, वो अभी अगर मैं आपके न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग चेक करूँ तो हो सकता है वो कट गया हो, ठीक है। बस वाली तो ये यहाँ तक आपको कंप्लीट रूट करना है और सभी बच्चों को ये करना है। और दो मैंने आपकी इसमें बनाई थी वीडियो, फर्स्ट में बनाई थी, सेकंड में बनाई थी, दोनों ही वीडियो में आपका डिटर्मिनेंट पूरा चैप्टर कवर हो गया, ठीक है। अब आपको क्वेश्चन पूछने हैं, एग्जाम्पल करने हैं, बुक की हेल्प लेनी है, क्वेश्चन करने हैं, एग्जाम्पल करने हैं, ठीक है। अगर आपको नहीं समझ में आया तो मैंने आपको व्हाट्सएप नंबर दिया है, वापस रिपीट कर रहा हूँ 8430335235 पे आप व्हाट्सएप पे क्वेश्चन नंबर डालोगे, एनसीईआरटी बुक उठाओगे, उसके एक्सरसाइज डालोगे, इसमें हमें ये क्वेश्चन नहीं आता, मैं आपको उसका सोल्यूशन तुरंत दूँगा, ठीक है। थैंक यू।